एंड वेलकम बैक टू SK1X एंड आज हम लोग फाइनली अबाउट ब्रैकिस्टोक्रोम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे एंड वी आर एक्चुअली गोइंग टू सॉल्व इट इन टुडेज वीडियो। सो इनफ डिस्कशन ऑलरेडी इसके बारे में हो चुकी है इन द प्रीवियस वीडियोज़ एंड मैंने आपको इस प्रॉब्लम के बारे में काफ़ी बार बताया व्हाट इट रियली इज। सो लेट्स जस्ट स्ट्रेट अप गो टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि डिफरेंट ट्रैजेक्टरीज फॉलो कर सकता है टू reach from this point to somewhere this point, all right। तो यहाँ पे ये डिफरेंट ट्रैजेक्टरीज फॉलो कर सकते हैं। कौन सा ट्रैजेक्टरी से यहाँ क्विकेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में लाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट इट फ्रॉम समवॉट अ नॉन मैथमेटिकल सम इंट्यूटिव अप्रोच। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है? सो कंसिडर स्ट्रेट लाइन, ये एक पाथ होगा जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फॉलो करेगा। बट वन थिंग दैट वी कैन सी इज कि अगर हम लोग यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, एनी कर्व जो कि ऐसा एक कर्व फॉलो एंड अगर ये पार्टिकल कोई भी ऐसे एक ट्रैजेक्टरी फॉलो करता है, सो से समवट दिस काइंड ऑफ ट्रैजेक्टरी, यहाँ पे थोड़ा कर्वेचर है, जो भी ट्रैजेक्टरी जिसकी एक ऐसी आउटवर्ड कर्वेचर है वो ऑब्वियसली इसे क्विकर अमाउंट ऑफ टाइम में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नहीं ले जा सकता। फॉर दिस रीज़न क्योंकि अगर ये से फॉर इंस्टेंस इस पाथ को फॉलो करेगा, तब जब ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, अगर यही स्ट्रेट लाइन से जाता तो इसे इतना ही डिस्टेंस कवर करना होता। मतलब जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा एंड इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि स्पीड तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम हो रही है, बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली जब इसे यहाँ से यहाँ तक जाना होगा, यहाँ पे पहुँचने के बाद इसे उतनी ही स्पीड मिलेगी जितनी इसे यहाँ से यहाँ तक सीधे पहुँचने से मिलेगी इफ़ इट फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्ट्रेट लाइन में इसे फॉलो करने के लिए ऑब्वियसली कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। वी नो दैट well the time duration would be the total distance traveled over the average speed over the path taken. Now the speed won't even vary that much, तो यहाँ पे infinitesimally भी consider कर सकते हैं and that's what we are going to do, right? But even we don't have to even look at the equations। यहाँ पे बस इतना देखना है कि इतनी distance यहाँ पे cover करे versus इतनी distance यहाँ पे cover कर रहा है। तो जब ये इतने डिस्टेंस इस ग्रेट कर्व पे कवर करेगा, इन दैट केस इसे उतनी ही स्पीड मिलेगी जो जितनी इसे इतनी यहाँ से कवर करने पे मिल रही है। एंड स्पीड वेल यू नो उसी रेट से विथ हाइट बढ़ेगी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली पता चला कि टू कवर दिस ग्रेट डिस्टेंस ज़्यादा टाइम लगा दैन टू कवर दिस स्मॉल डिस्टेंस। वैसे जब फिर ये यहाँ पे आएगा वर्सेस जब ये यहाँ पे है, सो वी आर मेकिंग अ वर्टिकल हाइट कंपैरिजन। इस लाइन को देखो या इस लाइन को देखो, जब ये यहाँ पे आया वर्सेस स्ट्रेट लाइन के थ्रू जब ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के लिए इसकी स्पीड 0 से इतनी वैल्यू तक बढ़ी, वॉट एवर द हाइट भी स्क्वायर रूट ऑफ 2j टाइम्स दैट हाइट। यहाँ पे भी उसे उतनी ही स्पीड मिली, एक्सेप्ट कि यहाँ पे ये जल्दी आ गया। क्यों जल्दी उतनी स्पीड एक्वायर कर लिया? क्योंकि इससे डिस्टेंस कम कवर करना पड़ा। तो स्पीड दोनों में सेम रेट से बढ़ रही है अगर वर्टिकल हाइट से एक डायरेक्ट कंपैरिजन देखें, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से बिकॉज इट इज़ दिस कर्व राइट हियर, इसे ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा टू कम फ्रॉम हियर टू हियर than here to here. You can clearly see that, and since that has happened very early on in the stage, तो इसने उतने ही टाइम में, मान लो एक डेल्टा टी नॉट टाइम में मैंने देखा, एक डेल्टा टी नॉट में दोनों अपैरेटसेस का कंपैरिजन किया, एक में स्ट्रेट लाइन से जा रहे दूसरे में उस कर्व से। सो यू कैन क्लियरली से कि डेल्टा टी नॉट में क्योंकि इसकी स्पीड
यू कैन क्लियरली से इसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, सो एज इट विल ट्रैवल कम डिस्टेंस ट्रैवल करके इसे ज़्यादा स्पीड मिल गई, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके उतना ही स्पीड गेन करेगा। सो किसी भी अमाउंट ऑफ टाइम में कम डिस्टेंस ट्रैवल करके इसने ज़्यादा स्पीड गेन किया, तब ये ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है, तब ये और भी तेज़ी से मूव करेगा तो और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जिससे और ज़्यादा स्पीड इंक्रीज होगी। ऑन द अदर हैंड दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर दिस वन, राइट। तो डिस्पाइट कि यहाँ पे ये जो स्टीपनेस होगी एट द बॉटम इस स्टीपनेस से कम होगी, इसका मतलब अब ये यहाँ पे ट्रैवल करेगा। सो अगर यहाँ से ये मोशन स्टार्ट होता देन दैट वुड बी अनदर थिंग, अगर यहाँ से आपने इसे यहाँ पे प्लेस कर दिया, मोशन स्टार्ट होता, कुड हैव फॉलन मोर क्विकली, बट यू आर क्लियरली सीइंग राइट हियर कि ऑलरेडी इसने इतना इस पार्टिकल को ओवरटेक कर लिया है बाय दैट मच डिस्टेंस कि अब इस पार्टिकल का पॉसिबल नहीं है कैचअप करना, एंड वेल इट विल हैव ऑलरेडी रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन लॉन्ग बिफोर। तो कोई भी ऐसा पाथ जिसमें पॉजिटिव कर्वेचर होगा, वो पॉजिटिव कर्वेचर इफ यू कॉल इट, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ पॉजिटिव कर्वेचर, माई बैड, आई एम बैड विथ टर्मिनोलॉजीज। तो कोई भी ऐसा पाथ जिसमें एक आउटवर्ड कर्वेचर होगा, वो पाथ तो ऑब्वियसली पाथ ऑफ लीस्ट टाइम नहीं हो सकता। इज इट दिस स्ट्रेट लाइन? वेल, अगर एक ऐसा पाथ कंसिडर करने हैं, एक ऐसा पाथ, तो इसमें क्लियरली कम डिस्टेंस कम टाइम में इसने ज़्यादा स्पीड एक्वायर कर ली, मतलब कम टाइम में अब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। क्यों? क्योंकि इससे बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसे इतना डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन इसे सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर करना है, राइट। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इस हाइट तक, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल हाइट की, इसे इतना डिस्टेंस कवर करना है वर्सेस इससे सिर्फ इतना ही करना है, विच बेसिकली मीन्स कि ये पार्टिकल इस अपैरेटस में ज़्यादा क्विकली इस पॉइंट पे पहुँचेगा, मतलब इसे ज़्यादा क्विकली उतनी ही स्पीड मिलेगी, एंड सो ऑन, and it happens for each successive height intervals you might say, and क्योंकि इसे जल्दी से ज़्यादा स्पीड मिल रही, ये और जल्दी उन डिस्टेंसेस को एंड उन हाइट्स को कवर करेगा जिससे ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएगा। मतलब जो पाथ ऑफ लीस्ट टाइम होगा, अब हर ऐसा कर्व तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई भी अगर कर्व देखते हैं, नॉट ऑल ऑब्वियसली, क्योंकि अगर एक ऐसा कर्व बनाया तो क्विकली फॉल करते हैं, बट देन हाउ डज इट रोल दैट वे, एंड एक ऐसा टोटली कर्व भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेल इट कैन रोल लाइक दैट, लेकिन वन थिंग दैट वी कैन ऑलवेज कीप इन माइंड इज कि ये कर्व को इस स्ट्रेट लाइन से वेल सर्टेनली कम टाइम लगेगा, बट सबसे कम कौन सा कर्व होगा उसके लिए विल हैव टू रियली कैरी आउट द मैथमेटिक्स। लेकिन एक चीज़ हमें पता चला, ऐसा कोई भी कर्व नहीं होगा, समवेयर इस कर्व एंड इस कर्व के बीच में होगा। वी हैव दैट एक्सप्लेनेशन नाउ। तो एक ऐसा काइंड का कर्व होना चाहिए which compensates for all the not even compensate I would say, क्योंकि इसे बेसिकली उतना ही टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि इसे कम डिस्टेंस उतने ही टाइम में ज़्यादा स्पीड गेन कर लेगा, क्योंकि उसे उतनी हाइट तक जाने के लिए कम डिस्टेंस कवर करना है। तो ऐसे सक्सेसिव हाइट इंटरवल्स के थ्रू it will travel through greater distance, so that will be a kind of curve जो कि हमारा solution होगा। Now we can deal with that mathematically once we have looked at it through more of a reasoning based approach. Let's just write our equations। कोई भी curve, यही curve मैं consider कर रहा हूँ of course, तो इसके लिए एक छोटी सी ds distance cover करने के लिए well dt टाइम लग रहा है, that means dt is ds over v, where v is the instantaneous height। Now I am considering एक ऐसा कार्टेशियन सिस्टम, यहाँ पे x इंक्रीज होता है, यहाँ पे y इंक्रीज होता है, तो y इज़ पॉजिटिव डाउनवर्ड, x इज़ पॉजिटिव टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। तो v बेसिकली क्या हुआ, सिंस इसे ड्रॉप किया जा रहा है, इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 2gy, y इज़ द वर्टिकल हाइट और डेप्थ इन दिस केस। तो v हमें y के टर्म्स में मिल गया। एक चीज़ देखो, ds है हमारे पास, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, राइट। सिंस इवेंचुअली मुझे टाइम बेसिकली देखना है दैट व्हाट इज़ द टोटल टाइम, एंड इसे मिनिमाइज करना है इस इंटीग्रल को। व्हाट इज़ द टोटल टाइम? इट इज़ द इंटीग्रल ऑफ ds ओवर v। अगर इस चीज़ को मैंने एक
सिस्टम ऑफ वेरिएबल्स में एक्सप्रेस कर दिया, सो दैट वुड बी सर्टेनली गुड। यहाँ पे y है, व्हाट वुड बी बेस्ट इन दैट, क्योंकि v को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। What we can do is कि इस dx को यहाँ से पुल आउट कर लेते हैं एंड इट विल बिकम 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर टाइम्स में dx, राइट। तो ds हमारा क्या हो गया इस केस में, द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर dx, जहाँ पे y डॉट क्या है dy ओवर dx। तो यहाँ जहाँ पे भी मैं डॉट्स या डबल डॉट्स कंसिडर करूँगा, दे आर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x या फिर उसका भी x डिफरेंशिएशन। ऑलराइट, सो दैट इज dx। ds हम लोगों ने x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया एंड y के टर्म्स में, v को हम लोगों ने y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। व्हाट इज टाइम नाउ, इट इज द इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर ओवर 2gy dx ओवर 1 रूट 2g, 1 ओवर रूट 2g पुल आउट कर सकते हैं। दिस इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर ओवर 2g ओवर y dx। तो देखो हमें टाइम को मिनिमाइज करना है, दैट मीन्स ये इंटीग्रल मिनिमाइज करना है। सिंस हमें बेसिकली एक इंटीग्रल मिनिमाइज करना है सच दैट अगर मैंने y को चेंज किया, इस कर्व को चेंज किया, टाइम को इस कर्व के टर्म्स में ही क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमें पाथ देखना है कि वो कौन सा पाथ ये फॉलो करेगा जहाँ पे लीस्ट टाइम लगेगा। एंड विल यू हैव ये इन सारे पाथ्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, y ऑफ x से रिप्रेजेंट करोगे, इन सारे कर्व्स को y ऑफ x से रिप्रेजेंट करोगे। सिंस हम लोग लीस्ट टाइम वाला पाथ देख रहे हैं, इसका बेसिक मतलब ही ये है कि एक ऐसा पाथ जहाँ पे y ऑफ x में अगर इनफाइनेटिसिमल डिस्टेंसेस आपने क्रिएट किए तो टाइम में कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा, राइट। इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस से सीधे यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, डिस्पाइट दैट वी आर रियली गोइंग टू डू वेरिएशनल कैलकुलस। तब अगर किसी ऐसे इंटीग्रल को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो इसे यूलर लैग्रांज इक्वेशन में कन्वर्ट करो। मैंने बताया था दैट इफ द वेरिएशन इन दिस इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन f ऑफ y ऑफ x, y डॉट x एंड x dx इक्वल्स 0, तो इसका यूलर लैग्रांज इक्वेशन बनता है। एंड आई नो दैट द प्रोनाउंसिएशन it doesn't go as Euler, it's more Euler something, but I'm gonna call him Euler anyways। तब यहाँ पे इसके लिए हम लोग यूलर लैग्रांज इक्वेशंस लिख सकते हैं एंड इट्स d ओवर dx df ओवर dy डॉट माइनस पार्शियल df ओवर dy इक्वल्स 0, राइट, वेर दिस इज अ फंक्शन ऑफ y ऑफ x, y डॉट ऑफ x एंड x। तो इस केस में एंड y ऑफ x इज रियली दैट कर्व जहाँ पे इनफाइनेटिसिमल वेरिएशंस होते हैं एंड इन दैट केस हम लोगों ने वो लिटरली y ही है। सो वी हैव दिस पर्टिकुलर केस, मतलब सिंस 1 ओवर रूट 2g तो कांस्टेंट है, टाइम का वेरिएशन 0 है, मतलब इस पूरे टर्म का वेरिएशन 0 है, ये कांस्टेंट है। सो कंसिडर्ड, डोंट इवन कंसिडर्ड, इस इंटीग्रल को आप बेसिकली मिनिमाइज करना है। सो इसका वेरिएशन 0 है, मतलब ये अगर आपने फंक्शन f कंसिडर किया, ये हमारा अगर एक फंक्शन f है इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y डॉट स्क्वायर ओवर y। नाउ वी कैन कैरी ऑन टू वर्क विथ यूलर लैग्रांज इक्वेशंस। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में 3 स्पेशल केसेस डिस्कस किए थे ऑफ द यूलर लैग्रांज इक्वेशंस। वहाँ पे मैंने बताया था कि जिन केसेस में आपको पता है कि ये जो फंक्शन आप जिसके इंटीग्रल को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर रहे हो, अगर ये सिर्फ जैसे इस केस में ये है y ऑफ x एंड y डॉट ऑफ x का फंक्शन है, मतलब x का एक ये एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं, इम्प्लिसिट फंक्शन तो है, x का कोई एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, तब यूलर लैग्रांज इक्वेशन का स्पेशल केस क्या बन जाता है, वेल इन दैट केस ये बन जाता है दैट f माइनस वाई डॉट टाइम्स पार्शियल df ओवर dy डॉट इक्वल्स 0 एंड वी आर गोइंग टू यूज दैट। यहाँ से इसका पहले पार्शियल df ओवर dy डॉट देखते हैं, व्हाट इज दैट, इट ऑल राइट। सो सिंस पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, y तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, सो इट बेसिकली बिकम्स 1 ओवर रूट ऑफ y। फिर इसका वेल पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, सो इट्स गोइंग टू बी
1/2 √ of 1 + y dot square. Yeah, so it is basically 1/√² of y टाइम्स में 1/y dot square टाइम्स में क्या हो गया, it now becomes 2y dot, right? Yeah, that should be it. तब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास हो गया y डॉट टाइम्स में दिस टर्म देख लोगे, सो इट बेसिकली बिकम्स 2y डॉट स्क्वेयर ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ y टाइम्स 1 + y डॉट का स्क्वेयर. दैट्स इट. नाउ दिस डजंट इक्वल 0, दिस इक्वल्स अ कांस्टेंट. Now this term minus में this term should be a constant, right? So we have the square root of 1 + y dot square over the square root of y minus 2y dot square over the square root of y times में 1 + y dot का square हो गया, which should be a constant. How do we really go on doing this particular kind of thing? Well, we have the square root of y times में 1 + y dot का square, जो यहाँ पे 1 + y dot square will multiply हो जाएगा. Here we have 1 + y dot square plus 1 + y dot square. Times में 1 + y dot square. This should be a constant. All right. So we have a 2 over here, and I don't really like having that as a constant. So I might just make a mistake here, क्योंकि जब numbers involved होते हैं, so it's really messy for me. Now we have the square root of, all right, so square root of y times में 1 + y dot का square. this times में this हो गया 1 + y dot square minus में 2y dot square. That equals a constant. All right, so we have 1 minus में y dot का square, and I don't really feel good about it. So here let's consider that यहाँ पे हम लोगों ने ds तो properly लिखा है, t भी properly लिख दिया, considering we wrote v equals the square root of 2gy using the conservation of energy. So this is the integral of square root of 1 + y dot square over में 2gy dx, and this is equal to 1 over square root 2g. Yeah, that's okay. Integral of root of 1 + y dot square over y dx. Now इस चीज़ को, this is the function जिसको यूलर लग्रांज इक्वेशंस में रखेंगे. We know in this special case that f is a function of y of x and y dot of x only. Then the Euler Lagrange equations become that f minus y dot df over dy dot is a constant. Yep. The mistake that I have done here is, so obviously intuition is a very powerful thing that really works when you're dealing with complicated mathematical problems. मैंने यहाँ पे partial differentiation में 2 का factor भूल गया था. Alright, तो यहाँ पे कोई 2 नहीं होगा, यहाँ पे कोई 2 नहीं होगा. They just cancel out straight up. Then the thing is कि अब ये 1 over the square root of y times में 1 + y dot का square एक constant है. आपने इसे इन्वर्स किया तो भी एक कांस्टेंट होगा, फिर स्क्वायर कर दिया तो भी कांस्टेंट होगा. मतलब आपका y टाइम्स में 1 + y डॉट का स्क्वायर खुद एक कांस्टेंट है. ऑल राइट, नाउ लेट्स कॉल दिस कांस्टेंट k. सो यू नाउ नो कि 1 + y डॉट स्क्वायर इज बेसिकली k over y, मतलब y डॉट स्क्वेयर हो गया k over y minus 1, मतलब k minus y over y. तब y डॉट क्या हो गया, dy over dx the square root of k minus y over y. And then what we can do is कि इस चीज़ को यहाँ पे पुल करो dx, the other side we have dx equals the square root of y over k minus y dy. And now it is all integrals, right? इस चीज़ को हमें इंटीग्रेट करना है. we have to integrate these, and after integrating we can get the result. and हम लोग actually वो इंटीग्रल कैरी आउट करेंगे, but to do that first of all I'll have to rub all of it. and since हमारा जो प्रॉब्लम है वो हम लोगों ने यूलर लग्रांज इक्वेशंस में एक्सप्रेस किया, and it all became solving some sort of differential equation जो कि यहाँ पे मिला था. so at this point I'll just pause the video and rub all of it, then we'll proceed further.
Alright, now we're back once again. Now all we have to do is solve this integral. How are we going to do that? So first of all, हम लोग substitution use कर सकते हैं. So what we really have to do is evaluate this, right? That the integral of square root of y over k minus y dy. So substitution would be good in this. क्या substitute करते हैं? Well, we can always substitute y equals यहाँ पे k, ताकि well we can factor it out and यहाँ से cancel भी हो जाए. That would be a good thing. k times में हो गया a sin square, so that we can really have a 1 minus sin square. That would be good. Now what we have, some sort of angle हम लोग theta consider कर लेते हैं. So we have y equals k sin square theta. dy क्या होगा? Then in that case dy हो जाएगा 2k sin theta cos theta d theta. And let's not write it as k sin 2 theta d theta right now. Rather पहले इसे देखते हैं. We will have it now. This is the integral of the square root of y, which is basically k sin square theta over k minus k sin square theta times में we have 2k sin theta cos theta d theta. Now this is integral. k से k cancel हो जाएगा. sin square theta over cos square theta, that is tan square, that is sin theta over cos theta, क्योंकि रूट है. sin theta over cos theta, cos theta से यहाँ cos theta cancel हो गया. This is the integral of 2k sin square theta d theta, right? So this is now 2k times the integral of sin square theta d theta. Now all we have to do is integrate this to sin square theta d theta, and I think we can certainly, if I can remember it from memory, I'll just try remembering it from memory. If not, we'll have to actually go through the process. The integral of sin square x dx has to be x over 2 minus में 1/4 of sin 2x. Yeah, that has to be it. This is 2k times में ये हो गया हमारा theta over 2 minus 1/4 sin 2 theta, and obviously a plus c. So this is now यहाँ से ये cancel हो गया. This is all right. We have k times में theta minus half sin 2 theta and plus में एक c minus k over 2. So that is x, right? ये हमारा x है. It is written in terms of theta. I think it is always better to just pull out k. You have it as theta minus half sin 2 theta. Now what you can do is, यहाँ पे क्या किया जा सकता है? Here we have here this can be written as over में 2 theta minus sin of 2 theta, and 2 theta को अगर मैं phi लिख दूँ, so it will make the equation simpler. Over में 2 है तो इसे बाहर पुल करके k over 2 को as some constant a लिख देता हूँ. So it basically becomes a times में phi minus sin of phi plus में एक constant c. And this if you remember, अब हम लोगों ने बहुत सारे substitutions किए हैं, obviously बहुत सारे constants introduce किए हैं, but it doesn't matter क्योंकि the form of equation is what matters to us. लोग exactly कुछ we are not exactly saying कि किस instant पे क्या होगा. In fact even when we want to do that, हमें initial conditions in either way पता है. तो जब initial conditions पता है, से 0 से start हुआ, we are really assuming कि 0 से start हुआ है. So 0 से start हुआ. In that case, well you have हम अगर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस करें तो हमें ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ भी पता चल सकती हैं, एंड दैट इज़ वेरी इजी थिंग टू डू. अभी बस क्या करना है कि y को मैंने k sin square theta लिखा था,
सो रिमेंबर कि ए को मैंने डिफाइन कर दिया था k/2, क्योंकि सेम सिस्टम ऑफ वेरिएबल्स में एक्सप्रेस करेंगे। x को मैंने ऐसे लिखा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, y को भी वैसे ऐसे ही लिखेंगे। तो a हो गया हमारा k/2 एंड थीटा बेसिकली क्या था, थीटा वाज यहाँ पे 2 थीटा को मैंने 5 लिख दिया, सो थीटा इज π/2, राइट। सो y बेसिकली हो गया k साइन स्क्वेयर थीटा विच इज़ 2a टाइम्स में हो गया साइन स्क्वेयर π/2। सो इट वाज k साइन स्क्वेयर थीटा, k हो गया 2a एंड थीटा हो गया π/2। सो y कैन बी रिटन एज 2a साइन स्क्वेयर π/2। एंड ये चीज़ जैसे मैंने आपको बताया इज द इक्वेशन ऑफ अ साइक्लॉइड। दिस एंड दिस इक्वेशन, ऑब्वियसली वी कांट गिव वन इंडिविजुअल इक्वेशन एंड से कि ये इक्वेशन ऑफ अ साइक्लॉइड है, रादर यू हैव दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, वी आर कंसिडरिंग अ प्लेन। तो ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, दीज आर द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ साइक्लॉइड विच कंक्लोज के जो ब्रैकिस्टोक्रोन है दैट इज अ साइक्लॉइड। So cycloid would be the answer to Bernoulli's problem कि कौन सा वो कर्व ये पार्टिकल फॉलो करेगा to go from here to here in the quickest amount of time. So see, we have simplified things quite a lot, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएशनल कैलकुलस का यूज़ किया है। उस टाइम में मैथमेटिशियंस को काफ़ी अलग अलग अप्रोचेस यूज़ करना पड़ा, क्योंकि वेरिएशनल कैलकुलस अभी इन्वेंटेड नहीं थी। As I told you, Newton used a geometric method. I don't know what method exactly Bernoulli used. तो उसके बाद ही एक मोटिवेशन बिल्ड हुई बिहाइंड, ताकि हम लोग की मैथमेटिशियंस वेरिएशनल कैलकुलस का इन्वेंशन करें। सो दिस इज़ वन यूज़ ऑफ दैट। अनदर माइट बी, वेल फिजिक्स में आपके पास फर्मैट्स प्रिंसिपल है, फर्मैट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। आई वुड लाइक टू कॉल इट फर्मैट्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी टाइम, जो कि पास एक लाइट फॉलो करती है टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एंड दैट एक्चुअली एक्सप्लेन्स कि रिफ्रैक्ट क्यों होती है या फिर रिफ्लेक्ट क्यों होती है एंड ऑल दैट। अगर कुछ नहीं है, आपको बस स्ट्रेट यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो it follows a straight line, and that is the path of stationary time, right? And we can also try to express that in terms of variational calculus and solve for it someday, but definitely not in this video, obviously. लेकिन one thing that we are most definitely going to do कि Hamilton's principle of mechanics, मतलब the principle of stationary action, that is going to be expressed as in terms of variational principles, and obviously वहाँ से उसके यूलर लाग्रांज इक्वेशंस जो कि हम लोगों ने D'Alembert प्रिंसिपल से डिराइव किए थे वही होते हैं, and we'll see that, we'll talk about Hamilton's principle in some other videos definitely. I mean, that is the reason why I even short videos on calculus of variations, क्योंकि I don't intend to do any sort of math such and such. लेकिन since it is useful actually in Lagrangian mechanics, and when we have to do actual Lagrangian mechanics using Lagrangian approach, मतलब principle of stationary action सबसे fundamental है, not something like Newton's laws of motion or D'Alembert's principle, then we have to use calculus of variations. And anyway, that was all for this video of mine, and thanks to all viewers.